नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़ी प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी है हमारी प्यारी मालती जोशी द्वारा लिखी हुई और कहानी का नाम है हम दुखियारे जन्म के। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुआ जी, सौम्या ने धीरे से आवाज दी। क्या है बेटे, मेरी छोटी बहन से मिलना चाहेंगे आप? तुम्हारी बहन से? क्यों नहीं, वह आई हुई है क्या? नहीं बुआ जी, स्काइप पर। स्काइप पर? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अरे वह कंप्यूटर पर फोटो दिखती ना, वह। भाभी ने मुंह पर से चादर हटाते हुए बताया। मम्मी जी, आप चलेंगी? सौम्या ने सहम कर पूछा। सास की नींद में खलल डालने का उसका अपराध बोध चेहरे पर झलक रहा था। नहीं, तुम सुनीता को ले जाओ, कहते हुए भाभी ने फिर से चादर ओढ़ ली। सुनीता के पीछे पीछे चलकर मैंने बड़े संकोच के साथ उसके बेडरूम में प्रवेश किया। बस अभी 2:30 बजे आएगी, सौम्या ने कहा। तुम्हारी बहन तो अमेरिका में है ना? वहाँ तो अभी रात होगी। हाँ, पर दिन में वे लोग ऑफिस में होते हैं। सुबह शाम का टाइम सूट करता है, पर इत्मीनान से बात नहीं हो पाती। आज मेरा ऑफ था ना, इसलिए अभी बुलाया है। मम्मी भी आजकल वही है ना, दिव्या की डिलीवरी के लिए गई हुई है। ठीक 2:30 बजे उसने कंप्यूटर ऑन किया। थोड़ी देर में स्क्रीन पर उसकी बहन, माँ और छोटी बच्ची दिखाई दी। मम्मी, ये हमारी बुआ जी हैं, नासिक से आई है। उसकी माँ ने नमस्ते की, मैंने भी की, फिर बहन से हाय हेलो की, बच्चे को प्यार दिया। वह इससे ज्यादा कुछ न कर सकी। यह सब कुछ तो मेरे लिए इतना नया था कि मैं खुलकर बात भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर के बाद मैंने कहा, सौम्या, मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम से बातचीत करो। कहो तो छोटू को ले जाओ। नहीं नहीं बुआ जी, वो भी गुड़िया से बात करेगा। मैं जैसे ही कमरे में पहुंची, भाभी ने पूछा, हो गई बात? अरे बात क्या करनी थी, बस दुआ सलाम हो गई, कुशल क्षेम पूछ लिया, बस। ज्यादा बोलने की मुझे प्रैक्टिस थोड़ी है, उसने इतने प्यार से कहा, इसलिए चली गई थी। पर भाभी, सौम्या की माँ कितनी यंग लगती है ना। लगता ही नहीं कि दो दो बेटियां ब्याह चुकी है। सौम्या की शादी में देखा था, वैसी की वैसी है। अरे यंग क्यों नहीं लगेंगी ननद जी, सारी जिम्मेदारियों से फुर्सत जो हो गई उन्हें। दोनों बेटियां ब्याह दी गई, अब आराम ही आराम है। अरे आराम कहाँ भाभी, जिम्मेदारियां कभी खत्म होती है क्या? अब बेटी की डिलीवरी के लिए उतनी दूर जाना पड़ा कि नहीं? अरे तो उनकी गार्ड से क्या गया, दोनों ओर का टिकट दामाद ने बनवाया, अब ससुर का भी बनवाएंगे। वे भी 2 महीने तफरीह कराएंगे। बात सिर्फ पैसे की नहीं है भाभी, 6 महीने घर से दूर रहना हंसी खेल नहीं है, वह भी अपने पति को छोड़कर। और वहाँ कोई नौकर चौकर थोड़े ना होते हैं अमेरिका में, वहाँ सब काम हाथ से करना पड़ता है। बच्चे को भी संभालो, तेल मालिश, नहलाना, अपनी बिटिया को भी नहलाना, तेल मालिश, सब अपने आप करना पड़ता है। वो कोई इंडिया है क्या कि हर काम के लिए पैसे का मोल देकर काम पर रख लो भाइयों को? मजाक नहीं है, वहाँ हर काम मशीन से होता है, पर मशीन चलानी तो पड़ती है ना। उत्तर में भाभी ने मुंह बिचका दिया। उसी समय सौम्या चाय पूछने आ गई। उसे देखकर भाभी एकदम सक पका गई। उन्हें प्रकृतिस्थ करने के लिए मैंने सौम्या से कहा, मैं अभी भाभी से यही कह रही थी कि तुम्हारी माँ कितनी यंग लगती है। लगता ही नहीं कि दो दो बेटियों की माँ है और उनकी शादी कर चुकी है। बुआ जी, आप मेरी मौसी को देखेंगी ना तो कहेंगी कि वह हम लोगों की बड़ी बहन है, जबकि वह मम्मी की बड़ी बहन है। अरे लगेंगी क्यों नहीं, उस शरीर ने झेला ही क्या है, ना बाल ना बच्चा। बच्चे होते तो शरीर झीस जाता है। बच्चे पालना कोई हंसी खेल थोड़ी ना। स्वाभाविक ही था कि सौम्या को यह टिप्पणी अच्छी नहीं लगी। वह चुपचाप चाय बनाने चली गई। भाभी का कहना जारी था, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर है, ढेर सारा पैसा कमाते हैं और मस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है भाभी, निसंतान होना अपने आप में एक बड़ा दुख है। ऐसे में कोई मस्त कैसे रह सकता है? अरे ये सब पुरानी बातें हो गई ननद जी, आजकल बच्चे होना ना होना सब बराबर है। किसी के बच्चे पास नहीं रहते, सब विदेश भाग जाते हैं। देश में भी रहते हैं तो अलग गृहस्थी बसा लेते हैं, माँ बाप को कोई पूछता नहीं। अरे भाभी, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो। तुम्हारा इकलौता होनहार बेटा देश तो क्या,
शहर तक छोड़कर नहीं गया है? बीवी बच्चों के साथ तुम्हारे पास ही तुम्हारे घर में रह रहा है। क्या पता कितने दिन रहेगा? भाभी ने उसास भर कर कहा। वह छुटकी जब से ब्याह कर विदेश गई है, इन लोगों को बराबर बुला रही है। वह तो शशांक के आगे बस नहीं चलता, नहीं तो सौम्या तो कब से तैयार बैठी है। शशांक भी उसकी जिद को कब तक टाल पाएगा, देखते हैं। मैं तो परेशान हो गई। कोई कितनी नकारात्मक सोच रख सकता है। भाभी इसकी जिंदा मिसाल बनती जा रही है। दूसरे दिन दफ्तर जाते हुए सौम्या ने किंशुक को भाभी की गोद में दे दिया। माँ जब तक नजर आती रही, बच्चा खिन खिन करता रहा। बाद में चुपचाप दादी की गोद में दुबक गया। मैंने कहा, भाभी, इन लोगों को अब एक आया रख लेनी चाहिए। आपकी उम्र थोड़े है बच्चे पालने की। भाभी बोली, आया रख लेगी तो सास का क्या अचार डालेगी? ये सुनकर मैं तो दंग रह गई। मुझे सौम्या से यह आशा नहीं थी। मैं तो उसे बहुत सुलझी हुई लड़की समझ रही थी। पर क्या पता, मनुष्य का असली स्वभाव तो साथ रहने पर ही समझ में आता है। एक मन हुआ कि उसे अकेले में थोड़ा समझाऊं, पर दूसरे क्षण विचार छोड़ दिया। 4 दिन के लिए आई हूँ, क्यों बुरी बनूं? पर शाम को जब भाई साहब दफ्तर से लौटे और बच्चे को उनकी गोद में देखकर भाभी चाय बनाने चली गई, तो मैंने कहा, भाई साहब, ये दोनों इतना कमाते हैं, बच्चे के लिए आया क्यों नहीं रख लेते हैं? भाभी की उम्र है क्या बच्चे पालने की? अरे बहना, तुम्हें क्या लगता है इस घर में आया कभी रखी नहीं गई? कम से कम आधा दर्जन आया रख चुके हैं हम लोग। कभी चोरी, कभी मुंह जोरी। इस ऐसे आरोप लगाकर सबको भगा दिया गया। बात सच हो या झूठ, हमें तो घर के व्यक्ति का ही पक्ष लेना पड़ता है ना। बार बार आया बदलने से बच्चा उनसे हिल नहीं पाता, दादी से चिपका रहता है। फिर उसे कुछ और काम बताए जाते हैं। कुछ तो लिहाज के मारे कर देती है काम, और कुछ साफ मुकर जाती है। फिर उनकी छुट्टी। इतने में चाय आ गई और भाई साहब ने बात बदल दी। बोले, मैं पिछले वर्ष कैलाश मानसरोवर गया था ना, वहाँ की बड़ी सुंदर तस्वीरें खींची है कैमरे में। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। भाई साहब शायद भूल गए थे कि वे तस्वीरें मुझे वे भेज चुके थे, या फिर ये हो सकता है कि इसी बहाने वे मुझे अपने कमरे में बुलाना चाहते हो। मैंने बहस नहीं की और चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। भाभी छोटू को लेकर बगीचे में चली गई। कमरे में आते ही भाई साहब बोले, सुनीता, तुम आई हो तो मैं चाहता हूँ अपनी भाभी को कुछ समझाओ। बड़ा अजीब स्वभाव होता जा रहा है उसका। अभी तुम्हें मैंने आया की बात बताई ना, वे घर में मिश्रानी को भी टिकने नहीं देती हैं। इतना चकचक मचाती है कि सारी मिश्रानियां भाग खड़ी होती है। तो आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं एक दो बार बोला, मैंने आया का पक्ष लिया तो उसने मेरे चरित्र पर ही लांछन लगा दिया। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में बेटे बहू के सामने ये सब सुनना अच्छा लगता है भला? तब से मैंने बोलना ही बंद कर दिया। मैं भी चुप रही, क्या कहती। तब वही आगे बोले, तंग आकर शशांक अब रसोई के लिए एक महाराज ही ले आया है। बड़ा दबंग आदमी है, अपने काम से काम रखता है। तुम्हारी भाभी मन ही मन उससे डरती भी है, ज्यादा नहीं बोलती उससे। वैसे भी शशांक ने अल्टीमेटम दे रखा है कि अब अगर इसे हटाया तो हम तीनों होटल से खाना मंगवाएंगे, आप अपनी पसंद का बनाकर खाते रहना। मुझे भी लग रहा था कि भाभी थोड़ी साइकिक तो हो ही गई है। शायद शशांक के विदेश जाने का डर उनके मन में बैठ गया हो। अरे वह तो अभी कहीं नहीं जा रहा, मगर इनका यही दस्तूर रहा तो तंग आकर एक दिन चला जरूर जाएगा, और मैं उसे दोष भी नहीं दूंगा। काम वाली बाइयों के बारे में भाई साहब जो कह रहे थे, उसका प्रमाण मुझे 2-3 दिन के बाद ही मिल गया। हम दोनों दोपहर में अपने अपने बिस्तर में लेटी बतिया रही थी कि महरी दबदबाती हुई कमरे में दाखिल हुई। अम्मा जी, ये रोज रोज का तमाशा है। अरे धीरे बोल, बच्चा जग जाएगा। तो पहले आप मेरी बात का जवाब दो। परसों साबूदाने के नीचे 10 का नोट था, आपने कहा कि रख कर भूल गई थी। आज छोटू की जेब से यह 5 का नोट निकला है। किसी ने दिया होगा 5 का नोट। अम्मा जी, हमें बेवकूफ समझती हो क्या? 5 का नोट आजकल हम जैसे गरीब गुरबा भी लेते देते नहीं है। कोई आपके बच्चे को देगा? तो कहना क्या चाहती है? यही कि इस तरह हमें पचाना बंद करो। अरे पिछले जन्म में ऐसे ही काम किए होंगे जो आज आप लोगन के झूठे बर्तन धो रहे। इस जन्म में भी वही करेंगे तो हमारी क्या गति होगी? अपने काम के प्रति वितृष्णा और विवशता उसके शब्दों से साफ झलक रही थी। अम्मा जी, आपको रखना हो तो रखो हमें, नहीं तो मना कर दो। पर चोरी चकारी का इल्जाम लगाकर भगाओगी तो ठीक नहीं होगा। हाँ, भाभी कुछ कहने को हुई तो मैंने उन्हें चुप कर दिया और मारी से कहा, ठीक है भाई, जाओ तुम अपना काम करो।
वह बड़बड़ाती हुई चली गई। जब वह आवाज की जद से बाहर हो गई तो मैंने भाभी से कहा, भाभी क्यों इन छोटे लोगों के मुंह लगती हो? घर की बड़ी हो, बड़ों की तरह रहो ना। भाभी ने तुरंत आंसू बहाए और पल्लू से मुंह ढक लिया और करवट बदल के लेट गई। फिर जैसे अपने आप से बोली, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, तभी तो नौकर चाकर तक आंख दिखाते हैं। मैं सोच में पड़ गई, भाभी यह सब किसे सुना रही थी, मुझे या कि बस एक जनरल स्टेटमेंट था? कुछ भी हो, मैं पूरा दिन बहुत बेचैन रही। मुझे डर लग रहा था कि आज रात जरूर महाभारत होगा। कल को मेहरी की छुट्टी कर दी जाएगी, फिर नए सिरे से काम वाले की तलाश शुरू हो जाएगी। पर वैसा कुछ भी हुआ नहीं। शिकायत करना तो दूर, भाभी ने तो उस बात का जिक्र तक नहीं किया। मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा था। मैंने सुबह भाई साहब को यह किस्सा सुनाया तो बोले, तुम गवाह के रूप में वहां मौजूद थी ना, तब वो उल्टे सीधे इल्जाम कैसे लगा सकती थी? इसलिए चुप बनी रही। कुछ देर वे भी चुप रहे, फिर एकाएक ही बोले, एक आइडिया आया है, क्या तुम्हारे यहाँ होने का कुछ फायदा उठा ले? एक आया ढूंढ लाते हैं। मुझे उम्मीद है सुनीता कि तुम भाभी और आया दोनों ही फ्रंट ठीक से संभाल लोगी। आया को अच्छे से ब्रीफ कर देना, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समय उसके पास छोड़ना ताकि वह हिल जाए। एक बार ठीक से सेटल हो जाएगी तो शायद थोड़े दिन चली जाएगी। नहीं तो नहीं तो क्या, नहीं तो मुझे अपनी अच्छी खासी वकालत छोड़कर अंपायर करने के लिए घर में बैठना पड़ेगा। सौम्या को भी यह आइडिया बहुत पसंद आया। बोली, बुआ जी ऐसा हो जाएगा तो मैं सचमुच एकदम निश्चिंत हो जाऊंगी। आप नहीं जानती, जितनी देर बाहर रहती हूँ मन यहीं रखा रहता है। इसीलिए हमने बच्चा देर से प्लान किया था कि एक बार ठीक से सेटल हो जाए फिर सोचेंगे। पर अब लगता है गलती हो गई। ऐसे नहीं कहते बेटी, बच्चे के बिना गृहस्थी कोई गृहस्थी है? अगले साल से उसे प्ले स्कूल में भेजना ही है। हाँ बुआ जी, अगर हो सका तो उसे डे केयर में भी रख दूंगी, पर बच्चा कम से कम 2-3 साल तो घर में रहे। पर हमारी मम्मी जी, शी इज बिकमिंग इम्पॉसिबल। मैंने सौम्या को समझाने की कोशिश की। सुनो सौम्या, दरअसल भाभी इस समय बड़ी विचित्र मनस्थिति से गुजर रही है। उन्हें लग रहा है कि गृहस्थी की बागडोर उनके हाथ से छूटी जा रही है और वे किसी तरह उसे थामे रखना चाहती है। किसी न किसी बहाने भी अपना अस्तित्व महसूस करवाना चाहती है। उन्हें दूसरा डर यह भी है कि किसी दिन तुम लोग विदेश चले जाओगे, इसलिए शायद बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहती। तो इसका उपाय क्या है बुआ जी? कुछ नहीं, उनके ईगो को सहलाते रहो बस। दूसरे दिन खाने की मेज पर सोमन ने घोषणा की कि कल एजेंसी से एक नई आया आ रही है। ट्रेंड है, बाकी आप लोग देख लेना। बुआ जी आप भी यहाँ हैं, तब तक उसे ठीक से जांच परख लीजिए। विश्वसनीय होनी चाहिए। क्या होता है कि अनजान औरत को घर में छोड़कर मम्मी टॉयलेट भी नहीं जा पाती। पर मैं पूछती हूँ कि आया की जरूरत ही क्या है? बच्चा तुम्हारा पल तो रहा है ना। मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? और ये जो तुम्हारी बगल में बैठा है ना, ननन जी, इसे भी मैंने ही बड़ा किया है और अपने दम पर किया है। कोई नौकर कोई आया नहीं थी मेरे पास। तब की बात और थी मम्मी जी, सौम्या बोली। एक तो आप हाउसवाइफ थी, दूसरे आपकी उम्र भी कम थी। अब इस उम्र में मैं, भाभी सौम्या ठीक कह रही है, अपने बच्चे पालना सरल है, क्योंकि तब हम जवान थे, हम में दम कम था। पर बच्चों के बच्चे पालने में सांस फूल जाती है। सब कामों के लिए नौकर रख लो और हमें मिट्टी के लौंदे की तरह एक कोने में पटक दो। अरे कोने में क्यों बैठेंगी? आप तो सुपरवाइज करेंगी, आप तो घर की मालकिन है। सारे नौकर ठीक से काम करते हैं या नहीं, ये तो आप ही को देखना है। अरे हमारी औकात ही क्या है जो हम सुपरवाइज करेंगे? मम्मी जी ऐसा मत कहिए प्लीज। आप ही के भरोसे तो हम बैठे हैं और निश्चिंत होकर काम पर जाते हैं। मैं अपनी साथ वालियों को देखती हूँ, कैसी गिरती पड़ती काम पर आती है। किसी का बच्चा झूला घर में है तो किसी का डे केयर में। स्कूल से सीधे वही पहुंचना पड़ता है। किसी का बच्चा स्कूल से सीधे घर पहुंचता है और पड़ोसी से चाबी लेकर अपने दरवाजे को खोलता है, अपने हाथ से लेकर खाना खाता है। उन सबको मुझसे इतनी ईर्ष्या होती है मम्मी जी। कहती है तू कितनी भाग्यवान है, ना तुझे घर की फिक्र है ना बच्चे की। हमें देख, 24 घंटे भागम भाग मची रहती है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। उसकी बातें सुनकर भाभी का चेहरा थोड़ा खिला खिला सा लगा, थोड़ा आश्वस्त सा भी लगा। फिर शशांक ने भी 2-4 मजेदार बातें की तो वातावरण तनाव मुक्त हो गया।
मैंने मन में कहा, प्रभु यह माहौल ऐसे ही बनाए रखना। खाना खाने के बाद भाई साहब और भाभी पान खाने चले गए। मुझसे भी कहा था, पर टीवी का बहाना करके मैं घर पर ही बनी रही। सोचा घर में तो इन दोनों को एकांत मिलता नहीं है, बाहर निकलेंगे तो थोड़ा एक दूसरे की सुन लेंगे। घूम कर लौटे तो मेरा पान पकड़ाते हुए भाभी फुसफुसा कर बोली, बहू रानी की बातें सुनी? कितनी तारीफ कर रही थी। इस लल्लो चप्पो का मतलब समझती हो ना? अरे अभी इसका बच्चा छोटा है ना, उसे एकदम नौकरों के भरोसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए मेरी खुशामद हो रही है। मैं ना रहूं तो नौकरी चाकरी सब धरी रह जाएगी, एक दिन भी गाड़ी नहीं चल पाएगी। हाँ भाभी, वह बेचारी भी तो यही कह रही थी। अब ऐसी बेचारी भी नहीं है वह। भाभी ने तो नक्कर कहा, जितनी जमीन के ऊपर है ना उतनी अंदर है, समझी? अब किसी के मन का क्या है ये कौन जानता है। भाभी बोलचाल में और व्यवहार में तो वह बड़ी सौम्य है, शालीन है। और भाभी इसीलिए तो मुझे तुम्हारी बहू सौम्या बहुत प्यारी लगती है। अरे उसके मीठे बोलों पर ही तो सब रीझे हैं, भाभी ने कसैले स्वर में कहा। तुम्हारे भाई साहब को तो ऐसा पटा लिया उसने कि क्या बताऊं, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। सुनकर मैं चुप हो गई। बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, पर मन ही मन सोच में पड़ गई थी कि वह मानव स्वभाव, दूसरों के सहज सरल व्यवहार में भी उसे कपट की बू आती है। भाभी को ये कैसा मानसिक रोग लग गया है, दिन भर बैठे बैठे अपने काल्पनिक दुखों को सहलाती रहती है और निरंतर एक शिकायती मुद्रा में जीवन के सहज और सरल सुखों को नकारती रहती है। इस विकृति का अंत कहाँ होगा, कैसा होगा? इतना प्रेम और परवाह करने वाला पति, बेटा और बहू आज के कलयुग में बिरले ही देखने मिलते हैं। भाभी उनके स्नेह को क्यों नहीं समझ पाती? आखिर कब तक वो अपने काल्पनिक दुखों को ही सहलाती रहेंगी? तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी हम दुखियारे जन्म के। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।